गुड मॉर्निंग। आज अपन 10th साइंस के अंदर अपना 4th चैप्टर चल रहा था, प्रतिरक्षा व रक्त समूह। उसमें अपन ने रक्त समूह की बात कर ली थी कि भाई अपने रक्त समूह ए होगा तो आपके प्रतिजन कौन सा होगा, आपके प्रतिरक्षी कौन सा होगा, कौन से ऐसे रक्त समूह हैं जिनमें प्रतिजन नहीं पाए जाते हैं, कौन से ऐसे रक्त समूह हैं जिसमें प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता। ये अपने लास्ट क्लास में बात हो चुकी थी। आज अपन पढ़ेंगे RH फैक्टर के बारे में कि भाई जो RH कारक है उसकी बात करेंगे। क्या RH कारक है जिसे कहा जाता है RH फैक्टर, इसकी बात करते हैं कि भाई RH कारक जो है उसकी क्या विशेषता है। तो अपन ये RH कारक के बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके थे कि भाई RH कारक है जो ये आपके लगभग 417 अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। 417 अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है, या अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। अपन ऐसे कह सकते हैं 417 प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और इसकी जो सबसे पहले खोज की गई थी ये वैज्ञानिक आपके बंदर था मक्काका, ठीक है। मक्काका रिसिस नाम का जो बंदर था उसके अंदर इसकी सबसे पहले खोज की गई थी, मक्काका रिसिस, ठीक है। ये जो एक बंदर था इसके अंदर सबसे पहले RH कारक की खोज की गई थी, मक्काका रिसिस बंदर। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। और ये जो आपके प्रोटीन है, ये आपके जो RH कारक हैं, ये आपके क्या मानो कि जो RBC होती है इसी के ऊपर सतह पर उपस्थित होते हैं। तो RBC की सतह पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये बात करें RH फैक्टर की, विश्व भर में RH जो है, तो देखिए विश्व भर को अपन मान लीजिए 100% आबादी माने तो इसमें से 85% जो आबादी है और 15% जो आबादी है, तो 85% जो आबादी है ये क्या है, आपके RH पॉजिटिव वालों की आबादी है। कहने का मतलब RH पॉजिटिव जो कारक है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और 15% जो आबादी है RH आपके नेगेटिव की है, ठीक है। इसका आप खास तौर से ध्यान रखेंगे, पूछा नहीं जाता लेकिन नॉलेज के लिए। और RH कारक की बात करें कितने प्रकार के होते हैं, तो इसकी बात करें तो RH कारक जो है मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं आपके। क्या RH कारक कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनकी बात करते हैं। तो RH जो फैक्टर है, कारक हैं फैक्टर के, ये आपके 5 प्रकार का होता है। फर्स्ट है आपके RH-D, फिर RH-E, RH स्मॉल ई, RH-C और RH स्मॉल सी। ये 5 प्रकार के हो गए। अब कौन सा कितने प्रतिशत पाया जाता है इसकी बात करते हैं। तो RH-D है ये आपके 85% होता है, मतलब सबसे अधिक पाया जाता है। और RH जो आपके E है, कैपिटल E है, ये 30% पाया जाता है आपके। और स्मॉल ई है ये 78% पाया जाता है आपके। ये बाकी बच्चे दोनों C 80% पाए जाते हैं, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। ये 78% है। और RH स्मॉल ई आपके जो है 78 है। और RH-E जो है कैपिटल E है आपके कितना परसेंट पाया जाता है, आपके 30% पाया जाता है। तो मतलब RH-D 85% पाया जाता है, RH-E 30%, RH-E स्मॉल ई 78, कैपिटल C स्मॉल सी दोनों 80% इनकी क्या है आपकी ये आवर्ती पाई जाती है। आवर्ती मतलब मानव प्रजातियों में सबसे ज़्यादा RH-D होगा, उसके बाद जैसे RH-C की संभावना ज़्यादा रहती है, फिर RH-E और इस कैपिटल E के वक्त कम संभावना रहती है। अब इनमें से पूरे सबसे महत्वपूर्ण RH कारक कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण RH कारक जो है वो RH-D फैक्टर है। क्यों है इसकी बात करें तो RH-D का कारण क्या है कि इसमें सर्वाधिक प्रतिरक्षा जनिक गुण पाए जाते हैं। प्रतिरक्षा जनिक गुण पाया जाता है किसमें, RH-D के अंदर सबसे ज़्यादा। अब देखिए कि अपन रक्तदान जब करते हैं तो ब्लड ग्रुप का ध्यान रखते हैं, किसका ब्लड ग्रुप कौन सा है। अब अपन को और भी एक RH कारक का भी ध्यान रखना चाहिए। क्या कारण होता है, देखिए एक बात एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि मान लीजिए कोई RH पॉजिटिव कारक वाला व्यक्ति है, ठीक है। RH पॉजिटिव जो कारक है, एक महिला RH नेगेटिव है या कोई है दूसरा व्यक्ति है कि भाई RH पॉजिटिव व्यक्ति को RH नेगेटिव का अपन रक्त डोनेट कर देते हैं, रक्त चढ़ा देते हैं, रक्त का आदान कर देते हैं। तो क्या होगा कि RH पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं इसकी वजह से ये दोनों क्या है अलग अलग कारक होने की वजह से क्या होगा, आपके IgG एंटीबॉडी जो होती है ये क्या हो जाती है आपके सक्रिय हो जाती है, ये उत्पन्न हो जाती है। कहने वाला ये प्रतिरक्षा क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। IgG प्रतिरक्षा क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। और ये क्या करती है, रुधिर समूहीकरण, रुधिर समूहीकरण का मतलब होता है, समूहकरण की क्रिया का मतलब होता है कि रुधिर आपस में क्या बना लेते हैं, गुच्छे बना लेते हैं।
और रुधिर के गुच्छे बनने की वजह से क्या हो जाता है, आदमी की डेथ हो जाती है। रुधिर समूहीकरण की क्रिया होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि रुधिर समूहीकरण की वजह से आरबीसी नष्ट होने लग जाती है। साथ में क्या होता है कि बिलीरुबिन जो एक क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है, हानिकारक पदार्थ है, इसकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने की वजह से क्या होता है आपके कि भाई ये बिलीरुबिन जो कारक है ये बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लीवर में और प्लीहा में हानि पहुंचती है। कि बिलीरुबिन क्या करता है, ये जो आपके लीवर है, ये अपन क्या यकृत है, और आगे प्लीहा जिसे स्प्लीन कहा जाता है, इसको क्या करता है, ये हानि पहुंचाता है। साथ ही ये क्या करता है, आपके किडनी जो होती है, वृक्क बोलते हैं जिसे, इसको क्या कर देते हैं, ये फेल कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से किडनी फेल होने की वजह से व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए ध्यान रखना है अपन को कि ब्लड डोनेशन के समय ब्लड ग्रुप का तो अपन ध्यान रखते ही रखते हैं, साथ में अपन को आपके आरएच कारक है इसका भी ध्यान रखना है। क्योंकि आरएच कारक यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति आरएच पॉजिटिव है और मान लीजिए कोई व्यक्ति दूसरा जैसे आरएच नेगेटिव, इनके बीच में रक्त आदान हो गया, रक्त का ट्रांसफर हो गया, तो इससे क्या होगा, आईजीजी जो प्रतिरक्षी ये उत्पन्न हो जाती है। आईजीजी प्रतिरक्षी उत्पन्न होते ही क्या करती है, रुधिर समूहीकरण की क्रिया को प्रेरित करती है। रुधिर समूहीकरण क्रिया का मतलब हो गया रुधिर के गुच्छे बनने लग जाते हैं आरबीसी के अंदर। और साथ में बिलीरुबिन जो आपके अपशिष्ट पदार्थ ये भी कारक बनता है। ये क्या करता है, कारक बनने की वजह से लीवर और प्लीहा को नष्ट करने की कोशिश करता है, इनको नुकसान पहुंचाता है, साथ ही किडनी को फेल कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, व्यक्ति की किडनी फेल होने की वजह से मृत्यु हो जाती है। इसलिए अपन को ब्लड डोनेशन के समय आरएच कारक के साथ आपका जो ब्लड ग्रुप है उसके साथ साथ अपन को क्या करना है, आरएच कारक का भी ध्यान रखना है। अब अपन एक क्रिया पढ़ते हैं जो एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है, जिसे बोला जाता है गर्भ रक्ताणु कोरकता। क्या चीज़ होती है इसकी देखो बात करते हैं। देख समझना, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बिल्कुल सरल सा है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका आपके आरएच पॉजिटिव कारक क्या, आरएच पॉजिटिव है, और महिला है जिसका कारक आरएच नेगेटिव है। इन दोनों की शादी हो जाती है तो इनसे जो उत्पन्न संतान होती है, कि भाई जो पहली संतान उत्पन्न जो होती है, तो ये मान लीजिए आरएच पॉजिटिव होती है, संतान उत्पन्न हो जाती है, तो क्या होगा कि ये पहली संतान तो एकदम सामान्य रूप से पैदा हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है बच्चा जो माँ के गर्भ में रहता है तो बच्चे के और माँ के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक होता है, जैसे अपन कहते हैं अपरा कहा जाता है, या अपन प्लेसेंटा कहते हैं, या ओवेल कहते हैं, एक ही बात। इसके द्वारा बच्चा क्या करता है, माँ से जुड़ा होता है और उसी से पोषण लेता है, औषधन करता है, सभी क्रियाएं होती। जब बच्चा माँ के शरीर से बाहर आता है तभी अपरा टूटती है, तो अपरा और माँ का बीच का लिंक टूटने की वजह से कुछ रक्त की बूंदें होती है, वो माँ के गर्भ में गिरती है। तो आरएच पॉजिटिव रक्त की बूंदें माँ के गर्भ में आरएच नेगेटिव में गिरेगी, तो माँ का जो गर्भ है, रक्त है, वो आरएच नेगेटिव और आरएच पॉजिटिव की होने की वजह से क्या करेगा, इस आरएच पॉजिटिव के प्रति ये क्या करेगा, आपके आरएच पॉजिटिव के प्रति माँ के गर्भ में क्या हो जाएगा, आपके एंटीबॉडी बन जाएगी, जो आपके क्या कार्य करेगी कि उस इसमें क्या होता है, बच्चे के आरएच पॉजिटिव की कुछ रक्त बूंदें गिरती है, जिसकी वजह से माँ के गर्भ में क्या हो जाती है, आपके आरएच पॉजिटिव के प्रति क्या बन जाती है, एंटीबॉडी बन जाती है। एंटीबॉडी बने, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी नेक्स्ट समय में आरएच पॉजिटिव का रक्त माँ के गर्भ में आएगा तो ये एंटीबॉडीज आरएच पॉजिटिव को क्या करेगी, रुधिर समूहीकरण की क्रिया के द्वारा या रुधिर आरबीसी लयनता क्रिया के द्वारा इस आरएच कारक को, आरएच पॉजिटिव वाले कारक को नष्ट कर देगी, जिससे क्या होगा, बच्चा जो होगा वो माँ के गर्भ में ही मर जाएगा। ठीक है, ये क्रिया इसमें देखी जाती है। यदि मान लीजिए किसी कारणवश ये बच्चा बच जाएगा तो ये बहुत ही कमज़ोर होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, आपके हेपेटाइटिस या आपकी जो बीमारी होती है यकृत संबंधी, इससे ग्रसित रहेगा और बहुत ही कमज़ोर रहता है। देखिए सुनिए, ये प्रोसेस हो गया, आप ही सुन लीजिए क्या बात है। देखिए ये पहली संतान होगी, ये दूसरी संतान मान लीजिए, ये जब कंडीशन होगी तभी ही ये क्रिया होगी। ये मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसका आपके रक्त आरएच कारक पॉजिटिव है और दूसरी महिला है उसका आरएच नेगेटिव, दोनों की शादी हो गई और जो बच्चा है वो आपके क्या हो गया, आरएच पॉजिटिव पैदा हुआ। तो ये पहला बच्चा तो सामान्य रूप से पैदा हो जाएगा, इसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। तो होता है क्या, जब ये बच्चा माँ से अलग होगा, अभी मैंने आपको बताया अपराग की वजह से, तो आरएच पॉजिटिव कुछ बूंदे आरएच नेगेटिव मतलब माँ के गर्भ में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से माँ के गर्भ में क्या होता है, आरएच पॉजिटिव की प्रतिक्रिया बन जाती है, एक एंटीबॉडी बन जाती है। जब दूसरा संतान माँ के गर्भ में होगी तो इस बच्चे की क्या होगी, रुधिर आपके लयनता की वजह से ये बच्चे की माँ के गर्भ में मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि एंटीबॉडी जो आरएच पॉजिटिव के प्रति बनी है उसको क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। यदि किसी कारणवश मान लीजिए बच्चा बच जाता है तो बच्चा क्या रहेगा, बहुत ही कमज़ोर रहेगा। हेपेटाइटिस एक बीमारी है जो यकृत संबंधी होती है।
हेपेटाइटिस बीमारी जो होती है इससे क्या रहेगा, ग्रसित रहेगा और इस बच्चे की कमज़ोर होने की वजह से मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु नहीं होगी तो हेपेटाइटिस से ग्रसित रहेगा, बहुत ही कमज़ोर रहेगा। तो इस बीमारी को कहा जाता है गर्भ रक्ताणु कोरकता, गर्भ रक्ताणु कोरकता। ध्यान रखेंगे, इस बीमारी को क्या कहा जाता है, गर्भ रक्ताणु कोरकता। इंग्लिश में कहा जाता है इसे हिंदी में लिख देता हूँ आपके लिए, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेसिस। इंग्लिश वर्ड भी याद रखेंगे आप, इरिथ्रोब्लास्टिस फिटेसिस। इसमें क्या होता है कि बच्चा माँ के घर में मर जाएगा, नहीं मरेगा तो बहुत ही कमज़ोर रहेगा, जो हेपेटाइटिस बीमारी से ग्रसित रहेगा। अब इसका इलाज क्या है, इस बीमारी को कैसे रोका जाता है? तो इसका इलाज क्या है कि जब पहला प्रसव होता है, पहला बच्चा जब होता है, उसके 24 घंटे होने के 24 घंटे के अंदर अंदर, कितने घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर, मान लीजिए 24 घंटे के अंदर अंदर माँ के शरीर के अंदर IgG प्रतिरक्षी, IgG प्रतिरक्षी या इसे कहते हैं आपके एंटी-RHD का टीका लगा दें। क्या लगा जाए, टीका लगा दें, तो इसे बचा जा सकता है। और इसे क्या कहा जाता है, रोहोगम। क्या कहा जाता है, रोहोगम। ध्यान रखेंगे, रोहोगम कहा जाता है, ठीक है, रोहोगम प्रतिरक्षी कहा जाता है। इसका टीका लग जाता है तो ये बच्चा क्या करता है, माँ, ये जो टीका है या प्रतिरक्षी जो होते हैं, माँ के गर्भ में anti-RH जो पॉजिटिव एंटीबॉडी बनती है इसको नहीं बनने देता है। और ये एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो दूसरी संतान जो RH पॉजिटिव होगी वो भी क्या हो जाएगी, सामान्य रूप से पैदा हो जाएगी। कभी कभी ये देखा गया कि इसका इलाज ऐसे संभव नहीं होता तो पूरे जो बच्चे का जन्म होता है, शिशु होता है, उसका पूरे संपूर्ण शरीर का रक्तादान किया जाता है, मतलब पूरा शरीर का रक्त बाहर निकाल के दूसरा रक्त उनको चढ़ाया जाता है। इस प्रकार की क्रिया भी की जाती है। तो रुधिर लेनता का जो प्रमुख कारण क्या है कि जो RH असंगतता, कि भाई RH जो कारक है इसकी असंगतता की वजह से ऐसी घटनाएं होती है, रुधिर लेनता, रुधिर नष्ट होने की क्रियाएं होती है। तो अपन को इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई आप ये क्या प्रोसेस है, क्या चीज़ें हैं, इनको आप पूरी तरह से अच्छे से ध्यान रखेंगे। वापस सुन लीजिए, क्या है, मान लीजिए कोई व्यक्ति RH पॉजिटिव है, महिला RH नेगेटिव है, इनकी शादी हो जाती है, पहली संतान RH पॉजिटिव पैदा हो जाती है, ठीक है। तो RH पॉजिटिव संतान पैदा होती है तब माँ के घर में RH पॉजिटिव की कुछ बूंदें गिर जाती है, जिसकी वजह से माँ के घर में anti-RH पॉजिटिव के प्रति एंटीबॉडी बन जाती है। तो क्या होगा, जब भी दूसरी संतान पैदा होगी तो anti-RH जो आपके एंटीबॉडी बनी है आपके RH पॉजिटिव प्रति, ये क्या करेगी, इसको माँ के घर में इसको नष्ट कर देगी, इस बच्चे को। और मान लीजिए बच्चा बच गया तो बहुत ही कमज़ोर होगा और हेपेटाइटिस बीमारी से ग्रसित होता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, गर्भ रक्ताणु कोरकता कहा जाता है। और ये इंग्लिश में से कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टिस फिटेसिस कहा जाता है। अब इस बीमारी का उपचार क्या है, इलाज क्या है, कि जैसे पहली संतान जो उत्पन्न हुई उसके 24 घंटे के अंदर अंदर IgG या anti-RHD का टीका लगा दिया जाए, या इसे कहा जाए रोगम प्रतिरक्षी का टीका लगा दिया जाए तो बच्चा जा सकता है, इस सेकंड संतान को बचाया जा सकता है। और ये क्यों होता है, ऐसी क्रिया रुधिर लेनता की क्रिया क्यों होती है, ये RH असंगतता की वजह से देखी जाती है। अब आप आगे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं अपन रक्तादान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं। ये देखिए एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है, मैंने आपको 3 बार समझा दिया है, फिर भी डाउट रहे तो वीडियो बार बार देख लीजिए, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं अपन रक्तादान। रक्तादान मतलब रक्त का ट्रांसफरेशन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त का जो आदान प्रदान किया जाता है उसे बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। इसकी बात करते हैं क्या होता है। देखिए कि इस विधि में ऐसा होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो आपके रक्त आधारित उत्पाद होते हैं, कि भाई क्या होगा, जैसे मान लीजिए A नाम का कोई व्यक्ति है, AB नाम का व्यक्ति है, दोनों में रक्त उपस्थित है, तो रक्त आधारित जो कारक है, रक्त आधारित कारक जैसे प्लेटलेट है, आपके RBC है, WBC है ना, यह है प्लाज्मा है, ठीक है। इसमें सेम रक्त आधारित कारक की बात करें, आधारित कारक है प्लेटलेट, RBC, WBC, प्लाज्मा, ये कारक है।
तो इन कारकों का आदान प्रदान होता है। मान लीजिए इस व्यक्ति मान लीजिए शरीर में प्लेटलेट कम हो गया तो इस व्यक्ति ने इसको प्लेटलेट डोनेट कर दिया। मान लीजिए व्यक्ति शरीर में आरबीसी कम हो गई, इसने आरबीसी को डोनेट कर दिया। तो ये जो क्रिया होती है स्थानांतरण, इसे क्या कहा जाता है? रक्तादान कहा जाता है। ठीक है, तो रक्तदान का मतलब समझ गए कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त आधारित जो कारक होते हैं, प्लेटलेट है, आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लाज्मा, इनका आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? स्थानांतरण करना क्या कहलाता है? रक्तदान कहलाता है। ठीक है, और सबसे पहले रक्तदान करने का श्रेय किसे जाता है? तो सबसे पहले रक्तदान किया गया था 15 जून 1667। ठीक है, ये फ्रांस के डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, फ्रांस के डॉक्टर। ठीक है, इनका नाम है आपके जीन बैप्टिस्ट डेनिस। ये सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रक्तदान की प्रक्रिया को संपन्न कराया था। इसका नाम था डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस। इन्होंने सबसे पहले जो आपके एक 15 वर्षीय बालक के अंदर 15 वर्षीय जो बालक है, इसके अंदर भेड़ के रक्त से रक्तदान करवाया। इस बालक ने किसका रक्त चढ़ाया? भेड़ के रक्त का रक्तदान कराया। भेड़ के रक्त का रक्तदान कराया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? रक्तदान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर रक्त आधारित कारकों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? रक्तदान। रक्त स्थानांतरित कारक रक्त आधारित कारक है, प्लेटलेट है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लाज्मा। देखिए सुनिए, अपन पहले पढ़ चुके ब्लड या रुधिर, ये 2 कारकों से मिलकर बना हुआ है। एक तो आपके प्लाज्मा से, एक बना हुआ है आपके रुधिर कणिकाओं से। रुधिर कणिकाएँ 3 हैं आपके मुख्य रूप से। एक आरबीसी है, एक डब्ल्यूबीसी है, एक बीमाणु या प्लेटलेट्स है। तो इनका आदान प्रदान होता है। सबसे पहले ये आपके रक्तदान की क्रिया किसने संपन्न कराई? तो 15 जून 1667 में फ्रांस के डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस ने सबसे पहले क्या करवाया? रक्तदान की क्रिया कंप्लीट कराई। ये 15 वर्षीय बालक में कराया गया। ठीक है, इसमें भेड़ के रक्त का क्या किया गया? रक्तदान करवाया गया। अब रक्तदान की आवश्यकता क्यों पड़ती है कि भाई अपन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त आधारित क्यों कर? देखो पहले क्या कर दिया गया था, सबसे पहले ये बालक इस लड़के के अंदर भेड़ के रक्त का ट्रांसफ़र किया। उसके बाद 10 ही वर्ष बाद, मतलब 1667 की बात है, तो लगभग 1677 के अंदर क्या कर दिया? आपके जो पशुओं से मानव में रक्तदान को बंद कर दिया गया कि पशु से रक्तदान मानव में नहीं करवाया जाएगा। एलर्जी उत्पन्न होने लगी, समस्याएं होने लगी, इसलिए बंद कर दिया था। बस ये पहली बार किया गया था। इसके ये 10 साल तक रहा था सिस्टम। 10 साल तक फिर लोगों ने इसको बंद कर दिया था, डॉक्टरों ने बंद कर दिया। भैया पशुओं से अपन मनुष्य में खून नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि पशुओं से मनुष्य में जो खून आता है उसकी वजह से एलर्जी उत्पन्न हो जाती है, समस्याएं बढ़ जाती है। अब देखिए आप, अब रक्तदान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो रक्तदान क्यों होता है, रक्त की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके बारे में सुनिए, इसके बारे में समझते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसकी बात करते हैं कि रक्तदान की आवश्यकता अपन को क्यों पड़ती है, क्या ऐसी कारण है जिसकी वजह से अपन को रक्तदान करना पड़ता है। तो देखिए आप, पहला कारण पढ़ते हैं रक्तदान के, क्या पढ़ रहे हैं अपन? आवश्यकताएं। पहला कारण इसका चोट लगने पर, कि व्यक्ति को किसी को चोट लगने पर क्या होता है? चोट लगने पर या अत्यधिक रक्तस्राव हो जाता है। अत्यधिक रक्तस्राव क्या हो गया? रक्तस्राव होने पर क्या किया जाता है? आपके रक्तदान किया जाता है। फिर शरीर में गंभीर रक्तहीनता होने पर, शरीर में गंभीर रक्तहीनता मतलब हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम हो जाए, शरीर में रक्त की कमी हो जाए, तो व्यक्ति में कमजोरी होने लग जाती है, सांस की प्रॉब्लम होने लग जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं, वोमिटिंग होने लग जाती है। तब उनको क्या होती है? रक्त की आवश्यकता होती है। शल्य चिकित्सा के दौरान, मान लीजिए किसी व्यक्ति का शल्य चिकित्सा मतलब होता है ऑपरेशन, चीरफाड़ करना। किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ तो ब्लीडिंग होती है, तो उस ब्लीडिंग की कमी को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है? रक्तदान की आवश्यकता होती है। किसी का ऑपरेशन होता है उसमें रक्त की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद बात करें कि रक्त में विमाणु की अल्पता की स्थिति, कि मान लीजिए शरीर में विमाणु कम हो गए हैं, प्लेटलेट्स कम हो गए, तो विमाणु चढ़ाना है, तो विमाणु की कमी को पूरा करने के लिए। इसके अलावा अपन पॉइंट बात करते हैं हीमोफीलिया के रोगियों को। हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया का मतलब होता है, सामान्य प्रोसेस क्या होता है, जब अपन को चोट लगती है, मान लीजिए मेरा इस हाथ पे चोट लगी यहाँ पे, तो कुछ समय बाद खून निकलता है, कुछ समय बाद खून अपना रुक जाता है, जैसे अपन कहते हैं रक्त का थक्का बन गया।
हीमोफीलिया बीमारी में क्या होता है, किसी को व्यक्ति जो हीमोफीलिया से ग्रसित है उसे चोट लगी तो उसे शरीर से लगातार रक्त बहता रहेगा, थक्का नहीं बनेगा। इसकी वजह से रक्त अत्यधिक मात्रा में निकलने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जो हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति है, ठीक है, उन रोगियों को क्या करते हैं, रक्तदान की आवश्यकता होती है, हीमोफीलिया के रोगियों को। इसके अलावा अपन बात करें तो दात्र कोशिका अरक्ता एक बीमारी है, दात्र कोशिका अरक्ता। दात्र कोशिका अरक्ता को बोला जाता है सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है रक्त की कमी। सिकल सेल मतलब जब आपकी आरबीसी क्या हो जाती है, हंसियाकार हो जाती है, जिसमें हीमोग्लोबिन जो आपकी आरबीसी हंसियाकार होने की वजह से रक्त की कमी हो जाती है। इसको पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, रक्तदान की आवश्यकता पड़ती है। अब आपके रक्तदान की प्रक्रिया क्या है इसकी बात करते हैं कि भाई रक्तदान की प्रक्रिया क्या है, इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, देखिए आप देखिए रक्तदान की प्रक्रिया क्या है कि भाई रक्तदान की जो वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसे निम्न पदों में संपादित किया जाता है, किस प्रकार से होती है इसकी बात करते हैं। देखिए आप, सबसे पहला कार्य है इसमें रक्त संग्रहण करना। पहला पॉइंट क्या है, रक्त संग्रहण करना। कि भाई किसी व्यक्ति में अपन रक्त चढ़ाएंगे उससे पहले अपने पास रक्त होना चाहिए। ठीक है, तो रक्त संग्रहण के लिए क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या पॉइंट्स उसकी बात करते हैं। देखिए आप, सबसे पहला पॉइंट है कि भाई रक्त संग्रहण प्रक्रिया से पूर्व दाता का स्वास्थ्य परीक्षण। कि भाई अपन किसी व्यक्ति से रक्त ले रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए उससे पहले उसका क्या करना चाहिए, स्वास्थ्य परीक्षण करना चाहिए। व्यक्ति जिस व्यक्ति का रक्त ले रहे हैं वो स्वस्थ है कि नहीं है। वो स्वस्थ होगा तो रुधिर लेंगे, नहीं तो मान लीजिए किसी बीमारी से ग्रसित है तो रुधिर क्या काम आएगा। तो स्वास्थ्य का आपके परीक्षण किया जाता है। स्वास्थ्य परीक्षण किसका, दाता का। स्वास्थ्य परीक्षण किसका किया जाता है, दाता जो खून देने वाला है, ब्लड डोनेशन करने वाला है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि स्वास्थ्य परीक्षण के बाद जो आपके कि उसके शरीर में अपन उपयुक्त क्षमता वाली जो नीडल्स प्रवेश कराते हैं, जिसे अपन कैनुला बोला जाता है, के माध्यम से विशेष प्रकार की निर्जमीकृत कि जो ब्लड लिया जाता है। आप देखें कभी ब्लड डोनेशन के लिए आज के प्लास्टिक थैलियों प्रयोग किया जाता है, उसमें कुछ लिक्विड होता है। ठीक है, ये लिक्विड क्या होता है, इन थैलियों में क्या पाया जाता है, थक्का रोधी लिक्विड पाया जाता है। थक्का रोधी क्या पाया जाता है, द्रव होता है उन थैलियों के अंदर, जो क्या करता है जैसे रुधिर अंदर जाएगा उसका थक्का नहीं बने देगा। मान लिया लिक्विड नहीं होगा, क्या होगा, रुधिर का थक्का बन जाएगा, रुधिर कुछ काम का नहीं होगा। तो थक्का क्या रोधी क्या पाए जाते हैं, लिक्विड पाए, द्रव पाए जाते हैं, कुछ इसमें पदार्थ पाए जाते हैं जो रुधिर का थक्का नहीं बने देता है। जैसे रुधिर जैसा है शरीर में वैसा वैसा थैलियों में रह जाता है। इसके अलावा क्या है कि भाई जो रुधिर संग्रहित किया गया, अपन रुधिर किसी जो दाता से इकट्ठा किया है उसको प्रशिक्षित भंडारित करना। प्रशिक्षित भंडारण का मतलब होता है कि उनको फ्रिजीकरण, ठंडी जगह रखना, एक निश्चित टेम्परेचर पर रखना, ताकि जो ब्लड है या ब्लड के जो कंटेंट है वो क्या हो, खराब नहीं हो, जीवाणु की वृद्धि नहीं हो, इसमें जीवाणु का संक्रमण नहीं हो, क्या हो, जीवाणु की वृद्धि नहीं हो और जीवाणु का संक्रमण नहीं हो और कोशिकीय क्रियाएँ सामान्य रूप से होती रहे। उसके बाद में क्या है कि भाई जो आपने रुधिर संग्रहित किया है उसके जांचें होती है। किस किस की कौन सी जांच होती है कि भाई एक तो इनका रक्त समूह क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप की जांच होती है सबसे पहले। उसके बाद क्या है, RH कारक की जांच होती है, हेपेटाइटिस की जांच होती है कि भाई हेपेटाइटिस बीमारी तो नहीं है। ठीक है, HIV की जांच होती है कि भाई HIV तो नहीं है। ये कुछ ऐसी जाँचें होती हैं जिनके द्वारा अपन को क्या होता है, पता लगता है कि भाई आपके जो व्यक्ति से अपन रक्त ले रहे हैं वो रुधिर जो है आपको लिया गया है वो आपके क्या है, शुद्ध है कि नहीं है। ठीक है, किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित तो नहीं है। HIV टेस्ट या फाइनली टेस्ट कुछ होते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है, पांचवा पॉइंट, आपके क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि भाई अपने दाता से जो रुधिर ले लिया है, ठीक है, उसे क्या करना चाहिए, उस जो डोनेट किया, जिस व्यक्ति ने बोला डोनेशन किया, उसको चिकित्सक की निगरानी में रखना है कुछ समय के लिए, ताकि डॉक्टर है वो कोई परेशानी आ जाए मान लो ब्लड डोनेशन के दौरान, तो उसका क्या किया जा सके, निदान किया जा सकता है। देखो सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति जो ब्लड डोनेशन करता है उसे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, फिर भी कुछ सामान्य एक के लिए डॉक्टर साहब देता है तो कोई प्रॉब्लम होती है, उसका इलाज हो जाता है। और फिर आपने जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ब्लड डोनेशन किया है तो उसके क्या होगा, ब्लड डोनेशन करने के 2 या 3 दिन बाद में क्या होते हैं, बीमाणु बनने लग जाते हैं, प्लेटलेट्स बनने लग जाती है। ठीक है, और आपके 36 दिन के बाद में लगभग औसतन 36-40 दिन के बाद में क्या बनने लग जाती है, RBC का भी धीरे धीरे निर्माण शुरू हो जाता है। इस प्रकार से वापस जो आपने डोनेशन किया है उसका क्या हो जाता है, जो खाना पूर्ति पूरी हो जाती है, कमी है वो पूरी हो जाती है। अब ये पहला पॉइंट हो गया आपके रक्त संग्रहण। दूसरा रक्त आधान, इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।